नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई इकोनॉमी की सीरीज़, जिसमें हम इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब इसमें देखेंगे। हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के जितने भी कंसेप्ट इकोनॉमी में होते हैं और वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो हम इसमें सब देखेंगे। चाहे वो मनी बैंकिंग वाला हो, जीडीपी से रिलेटेड हो, वो अब आईएमएफ वगैरह वाला होता है उससे रिलेटेड हो, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ हो, है ना, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड हो, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो जो है हम इसमें देखेंगे। ये पूरी सीरीज अपनी होगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम इकोनॉमी के लेक्चर में देखेंगे कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड पहले जो एक माइक्रो इकोनॉमी होती है, एक मैक्रो इकोनॉमी होती है। तो माइक्रो इकोनॉमी से तो बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। हालांकि माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी देखेंगे, परंतु सबसे लास्ट में देखेंगे। और आज जो होने वाला है उसमें हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी के मोटे मोटे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में हम देखेंगे। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं और कुछ छोटे मोटे से बन जाएंगे, आपको लगेगा ईजी है मगर एग्ज़ाम में आप पहचान नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये ओनली आइज फिजिक्स वाला जो है ना, उसकी उड़ान की सीरीज़ है और इसमें मेरे हिसाब से सब कुछ सारा जो है दे रखा है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जितना हमें चाहिए होता है उतना। मुरनाल वाले जो इकोनॉमी के नोट्स हैं वो भी मैंने देखे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, शायद 1500 पेजेस के वो हैं, तो वो खूब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो हालांकि वो इम्पोर्टेंट हैं उसमें से, परंतु वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए हम वो उतना सारा नहीं पढ़ेंगे। हम उसमें से काम काम की जो चीज़ें हैं वो इसमें देख लेंगे। इसमें जो नहीं होगा वो भी मैं उसमें से मुनार वाली में से लेके आपको इधर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि देखिए इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ये व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसकी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है ना, ये सब चीज़ें जो है सबके लास्ट में देखेंगे। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इसके बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र की मूल बातें। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ बुनियादी अवधारणाएँ क्या होती है ना। फिर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, उसकी कौन सी 3 विधियाँ होती है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। इसी सीरीज़ में हम फिर देखेंगे मुद्रा और बैंकिंग, है ना, उसमें मुद्रा के कार्य, मुद्रा के आधुनिक रूप, है ना, केंद्रीय बैंक क्या होता है, ये सब इससे रिलेटेड चीज़ें सब देखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम मौद्रिक नीति देखेंगे, फिर मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति देखेंगे इसमें, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा वगैरह सब देखेंगे, उद्योग और बुनियादी ढांचा। ऐसा करते करते अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, मानव विकास, गरीबी और बेरोजगारी, सारे हम इसमें देखेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है, परंतु ये हम आज नहीं देखेंगे, ये सबके लास्ट में देखेंगे। कि एक तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभार ही पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ही यहाँ क्यों हम अपना टाइम दें, है ना। तो पहले वहाँ दे लेते हैं जहाँ पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की मूल बातें। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब आप समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे आर्थिक भागीदार जो हैं वो कौन कौन होते हैं, है ना। तो जो भी इकोनॉमी है उसमें आर्थिक भागीदार कौन होते हैं, तो एक फर्म होती है जो उत्पादन करती है, एक सरकार होती है जो कि रेगुलेट करती है, एक घरेलू क्षेत्र यानी हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं, और फर्म को जो भी उसकी सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं, ये होते हैं आर्थिक भागीदार। तो फर्म क्या हो गया, कोई निजी उद्यमी हो गया, या फर्म जो है वो, इसकी भूमिका क्या होती है अर्थव्यवस्था में, बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। ये जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको अपने यहाँ काम पर रखते हैं, है ना। और पूंजी और भूमिका यानी कैपिटल और लैंड का ये उपयोग करते हैं, है ना। और लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। जो भी निजी कोई कंपनी है, निजी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो उसका मेन उद्देश्य क्या है, सेवा का उद्देश्य थोड़ी होता है, उसका क्या होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य उसका होता है। सेवा का उद्देश्य किसका होता है, जो पब्लिक सेक्टर की जो फर्म होती है उसका उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या होता है, सेवा करने का उद्देश्य होता है। उसके बाद में सरकार, तो सरकार क्या करती है, जो भी रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कानून लागू करने से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब करती है सरकार, है ना। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। भाई रोड कौन बना के देता है, सरकार बना के देती है ना। तो सार्वजनिक बुनियादी ढांचा ये बना के देते हैं।
स्कूल चलाते हैं, सार्वजनिक सेवाएं भी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ टैक्सेशन जो है वो भी ये लागू करते हैं। टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है ना। हाँ, तो वैसे ये काम करती है सरकार। फिर आ जाता है हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स में कौन शामिल होते हैं? जो भी फैमिलीज वगैरह होती है ना, वो होते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है। और ये क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम कौन करता है? घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ वो सेविंग करते हैं। सेविंग करने के साथ ही साथ वो टैक्सेस चुकाते हैं। टैक्स कौन देता है? हाउस होल्ड्स तो देते हैं, हम और आप जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, है ना। साथ ही साथ वे काम करते हैं, है ना, काम करके वो आय अर्जित करते हैं। इन फॉर्म्स में काम कौन करता है? हाउस होल्ड से तो जाते हैं उनमें काम करने के लिए, है ना, और उस काम के बदले उन्हें मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है या मुनाफा उनको मिलता है। ठीक है। तो ये हो गए आर्थिक भागीदार, इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेंट्स जो है वो कौन होते हैं इकोनॉमी में? तो फर्म्स होती है, सरकार और हाउस होल्ड्स होते हैं, है ना। यूपीएससी आजकल इतने गिरे हुए क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन पूछने लगी है, कल को वो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकती है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट या आर्थिक भागीदार इनमें से कौन कौन से हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है ना। आपको लगेगा क्या सर आप भी ये पढ़ा रहे हो, मगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। कान में एक बार आपको पढ़ा हो ना, बस ये एक बार आपको पढ़ना है। आपको इसमें कोई रोबोटिक्स नहीं है कि बार बार आपको पढ़ के याद रखना है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया, आपके कान में पड़ गया, बस बहुत है इतना। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, है ना। अंतिम वस्तुएं मतलब फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, और एक ये हो गई मध्यवर्ती वस्तुएं। तो ये क्या भला है? ये चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए, है ना। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं अब जिनका उपयोग सिर्फ किस में किया जाएगा? कंजम्पशन में जिसका उपयोग किया जाएगा, यानी वो उपभोग के लिए तैयार हैं। अब उनमें और किसी भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, है ना। जैसे कि गेहूं उगाया किसान ने, आटा उससे बना और बाद में ब्रेड आ गया आपके पास, तो ये ब्रेड जो है ये क्या है? ये फाइनल गुड्स है ना। ये अंतिम वस्तु है, यानी अब इसका कंजम्पशन किया जा सकता है। ठीक है। गेहूं या आटा जो है ये क्या हो गया? ये मध्यवर्ती वस्तुएं होगी, यानी ये किसी दूसरी वस्तु को बनाने, यानी अंतिम वस्तु को बनाने के लिए जो उपयोग में आता है वो क्या होता है? वो हो गई मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टील की चादरें, यानी कि कोई कार बनानी है तो उसमें कार बनाने के लिए जो स्टील की चादरें होती है, जो टायर हो गया, ये सब क्या हो गया? और बर्तन बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, ये तो मध्यवर्ती वस्तुएं हुई, है ना। और अगर एक कार का अगर उदाहरण लें तो जो कार बन के तैयार होकर शोरूम में आ गई, ये तो क्या है? अंतिम वस्तुएं हैं, है ना। और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हैं? वो वस्तुएं जो अभी उपयोग में आएगी अंतिम वस्तुएं बनाने में, है ना। जैसे कि टायर, ये कार बनाने के काम आएगा। स्टील की चादरें जो है ये कार बनाने के काम आएंगे, है ना। तो ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं। और फाइनल गुड्स मतलब अब वो उपभोग के लिए तैयार हैं, है ना। वो उपभोग की वस्तु हो सकती है खाने वाली, ये पूंजीगत वस्तु है, जैसे कार, कार कोई खाने की चीज़ तो नहीं है। ब्रेड, ब्रेड खाने की चीज़ है। बिस्किट खाने की चीज़ है। तो इस प्रकार से वो होगी अंतिम वस्तुएं। ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं मुद्रा की भूमिका, यानी कि एक इकोनॉमी में मुद्रा की क्या भूमिका होती है, यानी मनी, मनी जो होता है ना, उस मनी की क्या भूमिका होती है एक अर्थव्यवस्था में। ठीक है। तो यहां से देखने के लिए हम देख लेते हैं एक बार मुद्रा के उपयोग में क्या आता है। एक तो अर्थव्यवस्था में अंतिम उत्पाद जो होते हैं, यानी कि जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनका मूल्य का आकलन किया जा सकता है। अगर मनी ही ना हो, मुद्रा नहीं हो, तो आप किसी चीज़ का मूल्य का आकलन कैसे करोगे कि ये कार 10 लाख की है, ये घोड़ा 2 लाख का है ना, ये बकरी 1,000 की है, ये बकरी 2,000 की है। ये जब तक मुद्रा ही नहीं होगी तो आप उसका आकलन कैसे करोगे, है ना। अगर मुद्रा नहीं होगी तो कौन सी चीज़ चलेगी? वस्तु विनिमय प्रणाली चलेगी। बिना मुद्रा के तो क्या होगा? वस्तु विनिमय होगा, यानी एक हाथ कोई चीज़ दूसरी वस्तु दो और दूसरी वस्तु ले लो। तो मुद्रा की भूमिका क्या होगी? किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य आकलन करने में हमें क्या चाहिए? मुद्रा। तो मुद्रा की भूमिका एक तो होगी मूल्य आकलन, है ना। ठीक है। दूसरा क्या होगा? जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मूल्य का एकत्रीकरण भी किया जा सकता है इसके माध्यम से, है ना। और जो अंतरिम उत्पादन को मात्रात्मक उपाय प्रदान करता है ना। यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका अंतिम मूल्य का एकत्रीकरण किया जा सकता है इसमें,
है ना, कि 5,000 जो है टायर बनाने में लगे, 2,000 इसमें लगे, 7,000 इसमें लगे, इस प्रकार से गाड़ी जो है वो बन के 20,000 में तैयार होगी। इस प्रकार से पूरा एकत्रीकरण उसका किया जा सकता है। ठीक है, ये मुद्रा की भूमिका आप समझ गए। इकोनॉमी में क्या होता है, मूल्य का आकलन करना और मूल्य का पूरा एकत्रीकरण करना, इसका एक इसकी भूमिका हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टॉक और प्रवाह, यानी स्टॉक STOC के, प्रवाह मतलब फ्लो, ये क्या बला है। तो स्टॉक और फ्लो का मतलब ये होता है, स्टॉक होता है किसी एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम पे, है ना, जैसे कि 31 मार्च 2023 को आपके पास कितने मोबाइल थे, आपके पास कितनी बुक्स थी, आपके पास कितने जूते थे, आपके पास कितनी कार थी। तो एक पॉइंट ऑफ, एक किसी बिंदु पर, यानी किसी समय बिंदु पर आपके पास कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी वस्तु सेवाएं हैं, वो क्या हो गई, वो हो गई स्टॉक। और प्रवाह मतलब ये एक अवधि के बीच में होती है, यानी कि 31 मार्च 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक के बीच में, इस अवधि के बीच में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें रही है ना, तो वो दिखाता है फ्लो। समझ में आ गया? ठीक है। स्टॉक समय में एक विशिष्ट बिंदु पर मौजूद परिसंपत्तियां या वस्तु है, जबकि प्रवाह एक अवधि में मात्राओं का प्रतिनिधित्व है। समझ गया बात? वही जो मैंने आपको समझाया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि पूंजीगत वस्तुएं जैसे भी है, मशीनरी है, वो सब स्टॉक है, जबकि समय के साथ पूंजीगत वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है, वो क्या है, वो प्रवाह है ना। यानी कि आज 31 मार्च को या 2 दिसंबर को मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, मेरे पास 10 गायें हैं, मेरे पास 20 मशीनरी है, मेरे पास 30 कारें हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टॉक। और फ्लो का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये किसी समय के दौरान होगा, किसी एक बिंदु पे नहीं होगा, एक समय बिंदु पे नहीं, बल्कि एक अवधि के अंदर जो होता है वो होता है फ्लो। ठीक है ना, यानी कि यही चीज़ हो जाएगी कि मेरे पास 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में मेरे पास 20 कारें रही हैं, तो ये हो गया फ्लो। ठीक है, अब देख लेते हैं सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या जाएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट कौन सी चीज़ें आती है, तो ये कैपिटल चीज़ों में जो भी उसमें हम खर्च करते हैं वो होता है इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आपने बिस्किट खा लिया, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, परंतु आपने एक रोड बना दी, आपने एक स्कूल बना लिया, है ना, ये सब चीज़ें क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट, है ना। आपने पिज़्ज़ा खा लिया, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो सकल निवेश में क्या आ जाएगा, जो भी पूंजीगत सामान और बुनियादी ढांचा है, जैसे कि मशीनरी हो गया, भवन हो गया, सड़कें हो गई, कोई पुल बनाना हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, सकल निवेश इनको माना जाता है। फिर है मूल्य ह्रास और निवल निवेश। तो मूल्य ह्रास का मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कॉमर्स से अगर आप कोई होंगे तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन का, मूल्य ह्रास का मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है, उसका हम उपयोग करते हैं तो समय के साथ उसमें कुछ घिसावट, कुछ टूट फूट होती है, और उसका जो मूल्य होता है उसमें कमी आ जाती है, तो उस कमी को ही क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लीजिए आप एक लैपटॉप लेके आए 70,000 का, और उसे आप 2 महीने बाद में बेचना चाहोगे, तो क्या वो 70,000 का बिकेगा, नहीं बिकेगा। वो कितने का बिकेगा, मान लो 50,000 का बिक रहा है, 60,000 का बिक रहा है, तो वो ये जो कमी आई है, वो कमी किस लिए आई है, वो इसी डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास की वजह से आई है, क्योंकि उस समय के साथ उसमें कुछ घिसावट, कुछ टूट फूट हुई होगी, उसे ही कहते हैं मूल्य ह्रास। तो जो सकल निवेश हमारा है, उसमें से अगर मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें निवल निवेश मतलब नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। जब एक चीज़ याद रखना, जब जब आपको ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना हो तो हमेशा माइनस कर देना डेप्रिसिएशन। हमेशा आपको क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन करना है। ये जब हम जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी एनएनपी वगैरह वाला चैप्टर देखेंगे, उस वो टॉपिक देखेंगे, तब भी आपको ये वाली चीज़ आएगी, डेप्रिसिएशन वाली। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, क्या कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। मूल्य ह्रास पूंजीगत वस्तुओं के उनके उपयोगी जीवन में खराब होने के लिए एक वार्षिक भत्ता है। देखिए कितनी वैसा लिख रखा है, हिंदी में ऐसा ही होता है। तो यही आप जो मैंने आपको समझाया कि एक समय के साथ उसके मूल्य में जो कमी आ जाती है, जो घिसावट, जो टूट फूट हो जाती है ना, वही क्या होता है, मूल्य ह्रास से, डेप्रिसिएशन इंग्लिश में उसे
कहते हैं। देखिए हम इंग्लिश में भी साथ साथ देखते चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और मैं तो सोच भी रहा था कि मैं ये जो है इंग्लिश वाली बुक डाउनलोड करके वही आपको पढ़ा दूँ, पर मुझे लगा हिंदी मीडियम वाले हैं तो किसी को कोई दिक्कत हो। फिर भी एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हिंदी वाली बुक से ही इकोनॉमी पढ़ाऊँ या इंग्लिश वाली बुक से मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊँ। हाँ, इंग्लिश वाली से भी मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी में ही, है ना, पर चीज़ें जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई होगी। ठीक है, अब यही है, मूल्यह्रास माइनस कर दो ग्रॉस में से, यानी कि जो सकल है उसमें से, तो निवल निवेश निकल के सामने आ जाता है। अब आ जाता है कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, एक उपभोग बनाम निवेश। उपभोग मतलब कंजम्पशन, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो स्केर्स है यानी लिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, वॉन्ट्स जो है हमारी अनलिमिटेड है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी उत्पादन कर लूँ, वो भी उत्पादन कर लूँ, मगर रिसोर्सेज तो कम ही है ना। मान लो अपने पास 10 टन लोहा है ना, 10 टन लोहे से अब आप बंदूकें बना सकते हो, आप तोप बना सकते हो, आप कार बना सकते हो, आप स्कूल की बस बना सकते हो, है ना। इस प्रकार से आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके पास 10,000 ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी आदमी हैं काम करने वाले। आप उनसे तोप बनवा सकते हो, बंदूक बनवा सकते हो, आप उनसे खाना बनवा सकते हो, आप उनसे ब्रेड बनवा सकते हो, खेती करवा सकते हो, है ना। तो हमारे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हमेशा ये दुविधा रहती है कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ये हमेशा ऐसा होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अपने पास है ना। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से भविष्य में उच्च उत्पादन क्षमता और अंततः अधिक उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। मान लीजिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पूंजीगत वस्तुओं में, उसकी वजह से क्या होगा भाई? पूंजीगत वस्तुओं में करेंगे तो मान लीजिए हमने मशीनरी लगवा दी, हमने पूंजीगत वस्तुओं में क्या, मान लीजिए सड़क बनवा दी, पुल बनवा दिया, रेलवे की पटरी बिछा दी, रेल चला दी। उसकी वजह से क्या होगा? भविष्य में ज़्यादा उपभोग की वस्तुएं उत्पादन और उनका अधिक उत्पादन किया जा सकेगा। कैसे किया जा सकेगा भाई? मशीनरी लगा दी तो अब आप ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो, रोड बना दी तो जल्दी आवागमन होगा, रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाएगा, लोगों का आवागमन जल्दी तेज हो जाएगा, तो उत्पादन उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना। तो ये उपभोग बनाम निवेश हमने देख लिया। निवेश मतलब पूंजीगत वस्तुएं अगर हमने उत्पादित की हो तो वो निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म है। और उपभोक्ता वाली वस्तुएं होगी, मान लीजिए ब्रेड बना ली, ये सब बना ली, ये तो ये क्या हो गया? ये तो उपभोग वाली वस्तु है ना, कंजम्पशन इनका होगा, कंज्यूम हम करेंगे। ठीक है। आय का चक्रीय प्रवाह। चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से एक हाथ से आय जाती है, दूसरे हाथ वापस आपके पास आ जाती है। चक्रीय प्रवाह आप देखते होंगे ना, आप किसी फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी आपको पैसा देती है, फिर आपके पास पैसा आया, आप कुछ ना कुछ खरीदने के लिए खर्च करेंगे, फिर वो पैसा वापस किसी न किसी कंपनी के पास चला जाता है ना। ठीक है। तो आय का चक्रीय प्रवाह जो है वो उत्पादन और उपभोग को जोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्म जो होगी, एक तरफ फर्म होगा, एक तरफ हाउस होल्ड होंगे, ऐसे। ठीक है। तो फर्म क्या होगी? ये उत्पादन करेगी, समझ रहे हैं? फर्म उत्पादन करेगी, हाउस होल्ड क्या करेंगे? इसमें काम करेंगे, इसमें सेवाएं प्रदान करेंगे। तो जब इसमें ये सेवाएं प्रदान करेंगे तो फर्म इनको क्या देगी? इनको वेजेस देंगी यानी मजदूरी देगी, वेतन देगी यानी सैलरी देगी, है ना। तो इस प्रकार से फर्म को ये सेवाएं प्रदान करेंगे और फर्म इनको क्या देगी? वेजेस, सैलरी वगैरह इनको देगी। ठीक है ना। तो ये चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। अब फर्म से ये जो है हाउस होल्ड कुछ चीज़ें खरीदेंगे। मान लो ये चक्रीय प्रवाह जो है एक बड़ा ही सिंपल मॉडल है। इसमें क्या होता है? एक ही फर्म होती है, मतलब एक फर्म है और कुछ आदमी हैं, वो आदमी सारा का सारा पैसा खर्च कर देंगे इसी फर्म के लिए उत्पादन करे हुए चीज़ों पर, और फर्म जो है वो सेवाएं सिर्फ इन्हीं आदमियों से ले पाएंगी। तो आप समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा मॉडल है। इसमें क्या होगा? जितने भी ये लोग हैं ये काम करेंगे इस फर्म में, ये फर्म से ये वेजेस और सैलरी के रूप में पैसे प्राप्त करेंगे। अब यही एक फर्म है जो उत्पादन कर रही है, तो मान लीजिए ये बिस्किट बना रही है, मैगी बना रही है। अब आदमी को मैगी खाने, बिस्किट खाने, किसके पास जाएगा? फर्म के पास। तो फर्म से जो सैलरी के रूप में पैसे मिले थे वो वापस कंजम्पशन के रूप में फर्म के पास वापस चले गए। तो ये पूरा चक्र जो है वो चलता रहता है। तो यही होता है चक्रीय फ्लो, है ना, चक्रीय प्रवाह जो होता है इसका। फर्म उत्पादन के कारकों जैसे कि मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज के लिए आय का भुगतान करते हैं और जो व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम बनाते हैं। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, है ना। लैंड वाले को क्या मिलता है, रेंट, किराया। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, यानी जो है मजदूरी। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये होते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके माध्यम से फर्म का पैसा आता है लोगों के पास में, हाउस होल्ड्स के पास में। फिर हाउस होल्ड्स के पास में पैसा आ गया तो वो कंज्यूम भी करेंगे, कुछ कंजम्पशन भी करेंगे। तो वो कंजम्पशन करेंगे तो उसी फैक्ट्री से जाएंगे, उस फर्म से रिलेटेड जो चीज़ें बनी है वो चीज़ों को वापस खरीदेंगे, तो पैसा वापस किसके पास चला गया, फर्म के पास चला गया। तो इस प्रकार से ये पूरा समय का पहिया घूमता रहता है, ये चक्र ऐसा ही चलता रहता है। एक का जो है वो खरीदा हुआ दूसरे के लिए बेचा हुआ माना जाता है ना। ठीक है साहब। फिर आ जाता है उत्पादन और उपभोग का परस्पर जुड़ाव, यानी कि एक तरफ फर्म उत्पादन कर रही है, उपभोग कर रहा है हाउस होल्ड, है ना। उत्पादन प्रक्रिया कारक भुगतान करती है जो उपभोक्ताओं के लिए क्रय शक्ति पैदा करती है। यानी उत्पादन प्रक्रिया की वजह से क्या होता, जब उत्पादन होगा, फर्म यहाँ उत्पादन करेगी तो लैंड लेबर कैपिटल मिलेगा हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को लैंड लेबर कैपिटल के रूप में पैसा उनके पास मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी क्रय शक्ति उत्पन्न होगी, यानी अब वो खरीदने के लिए सक्षम होंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा, है ना। और उत्पादन को सुविधाजनक बनाकर आय उत्पन्न करके पूंजीगत वस्तुएं इस चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो फर्म के अंदर जो पूंजीगत वस्तुएं बनाई गई थी, जो मशीनरी जो थी, जो कि वहाँ पर जो लैंड है, जो भवन है, उसकी वजह से ये पैसा बन के और ये इस प्रकार से आय जो है इसका चक्रीय फ्लो चलता रहता है। अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, देखिए ये यहाँ पर बताया गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इस मॉडल में परिवार अपनी उत्पादक गतिविधियों के लिए फर्म से आय प्राप्त करते हैं। सेम टू सेम यही है, इधर फर्म है, इधर है हाउस होल्ड, यानी परिवार इधर है, ठीक है। अब फर्म क्या करेगी, उत्पादन करेगी और ये इसको सेवाएं प्रदान करेंगे। सेवाओं के रूप में इनको अंशदान मिलेगा 4 प्रकार से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में। तो वो क्या होगा, लैंड के ऊपर रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिलेंगे, लैंड लेबर कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये सब चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पर, ये इनको प्राप्त होगा और ये बड़ा ही एक साधारण चक्रीय प्रवाह इसको माना जाता है। देखिए यहाँ पर कंपनियाँ हैं, ये घर हाउस होल्ड्स हैं, है ना। तो कंपनी इनको कारक भुगतान दे रही है, यानी लैंड लेबर कैपिटल के रूप में इनको क्या मिल रहा है, रेंट, ठीक है, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में इनको कारक भुगतान मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी और क्या प्रोवाइड कर रही है इनको, वस्तुएं और सेवाएं। भाई एक ही कंपनी है और घर वाले ये हाउस होल्ड्स हैं, तो हाउस होल्ड्स इसी कंपनी से खरीदेंगे, ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है। तो कंपनी जो है अब सेवाएं ये कहाँ से प्रदान करेंगे, लेंगे सिर्फ और कंपनी से ले सकते हैं, तो वस्तुओं और सेवाएं जो है इनके रूप में सेवाएं प्रदान करती है कंपनी इनको, ठीक है साहब। और ये हाउस होल्ड जो है वो कंपनी को क्या देंगे, कारक सेवाएं देंगे, यानी लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कौन देगा, हाउस होल्ड्स देंगे कंपनी को। साथ ही साथ ये कंपनी को क्या देंगे, ये खर्च भी देंगे, क्या एक्सपेंडिचर करेंगे ना ये, यानी कंपनी ने जो उत्पादन किया है वो खरीदेगा कौन, हाउस होल्ड खरीदेंगे ना, और इसके बदले में इनको एक खर्च के रूप में पैसा देंगे कंपनी को। तो ये चक्रीय प्रवाह जो है वो कंपनी जो है इसमें चलता रहता है अर्थव्यवस्था में। तो ये हमने कुछ मुख्य चीज़ें जो है वो हमने देख ली है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सब चीज़ें क्या होती है, क्वेश्चन इनसे बन सकता है, इजी से इजी और कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ठीक है, मैं पानी पी लूँ एक बार। अब आ जाते हैं हम आगे, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, यानी नेशनल इनकम जो है अपनी होती है, नेशनल इनकम NI, नेशनल इनकम को मापने की, उनकी गणना करने की कौन कौन सी विधियां है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां है, एक व्यय विधि, एक उत्पाद विधि और एक होती है आय विधि, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक होता है इनकम मेथड। तो 3 विधियां जो है अपने यहाँ होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी आपको ये बॉक्स में ली है, ये आपको अभी समझ में नहीं आने वाली है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सब एक एक करके हम तीनों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्पाद विधि, यानी कि प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, और इसी प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, यानी मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्पाद विधि में जो वैल्यू एडिशन होता है ना, उसको जोड़कर नेशनल इनकम निकाल ली जाती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं।
ये होता है इस विधि के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है उसका पूरा वार्षिक मूल्य निकाल लिया जाता है। यानी एक साल के भीतर भीतर अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की गई है उनका वार्षिक मूल्य निकाल लिया जाता है और उनको जोड़ लिया जाता है। ऐसा करके एक फर्म का जोड़ लिया, दूसरे का जोड़ लिया, तो सारी फर्म्स का अगर हमने जोड़ लिया, उत्पादन कौन करेगा? फर्म्स ही तो करेंगी। तो सारी फर्म्स का जब हम जोड़ लेंगे और उनको एक जगह मिला देंगे तब जाके हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि उदाहरण यहाँ पर दिया है, एक गेहूं उत्पादक है किसान, ठीक है, एक है ब्रेड बनाने वाला बेकर्स। ठीक है, एक वर्ष में किसान 100 रुपये के कुल मूल्य का गेहूं उत्पादन कर लेता है। ठीक है, और जिसमें से बेकर्स को 50 रुपये मूल्य का गेहूं बेचता है। 100 रुपये का उसने उत्पादन कर लिया किसान ने और 50 रुपये का उसने बेकर्स को बेच दिया गेहूं। बेकर क्या करेगा गेहूं का? भाई ब्रेड बनाने के काम आएगा ना। ठीक है, और बेकर इस 50 रुपये के गेहूं से क्या कर लेता है? 200 रुपये की ब्रेड जो है वो बना लेता है। समझ रहे हो? तो अब इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो जो मूल्य वर्धन हुआ है, जो वैल्यू एडिशन हुआ है, सिर्फ उसको जोड़ेंगे, सबको नहीं जोड़ेंगे। यानी 50 रुपये का गेहूं तो ऑलरेडी उसने बेचा है और उस 50 रुपये के गेहूं को उसने 200 रुपये का बना दिया, 200 रुपये की ब्रेड उसने बना दी। तो ऐसा नहीं कि 50 और 200 दोनों जोड़ के हमने 250 कर देंगे, उसमें 250 का उत्पादन हो गया। यानी कि 50 का उत्पादन तो कर दिया है किसान ने और 200 का उत्पादन कर दिया है बेकर ने। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। 50 का तो ऑलरेडी है ना, और उस 50 को इसने बना दिया है 200 का। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 150 का ही तो हुआ ना। 50 से अगर 200 बनाना तो वैल्यू एडिशन कितना करना पड़ेगा? 150 का ही तो करना पड़ेगा। तो जो 150 है वो हो जाएगा वैल्यू एडिशन। ठीक है ना, ये देखो वर्धित मूल्य है, इसका मतलब होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है, शुद्ध योगदान को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो शुद्ध योगदान कितना हुआ? 150 हुआ, ना कि 200, है ना। 50 तो ऑलरेडी था, उस 50 को 200 बनाने के लिए इसने 150 रुपये का वैल्यू एडिशन सिर्फ इसमें किया है, उसी को कहा जाता है वैल्यू एडिशन, है ना। जैसे किसानों के लिए उनका मूल्य वर्धित हो गया 100 रुपये, यानी कि मान लो किसान जो है उसने बीज का कोई पैसा खर्च नहीं किया और उसने फ्री के बीज उसका था खुद का ही घर का, उससे 100 रुपये का अनाज उसने उत्पादन कर लिया। तो उसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 100, क्योंकि जो उसका पहले वाला मूल्य जो था वो तो कितना था? वो तो 0 था। तो उसका वैल्यू एडिशन 0 से कितना कर दिया उसने? 100 कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ अब 50 रुपये का उसने बेच दिया है बेकर्स को। भाई 100 रुपये का उत्पादन किया, उसमें से उसने 50 रुपये का जो बेकर है उसको बेच दिया है। अब जब उसने 50 रुपये का बेकर को बेचा और बेकर ने उसमें से 200 रुपये की ब्रेड बना दी, तो उसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 150 रुपये का वैल्यू एडिशन कर दिया, है ना। इस प्रकार से अगर हम उत्पादन देखें कुल, तो किसान ने तो कितना कर दिया? 100 रुपये का उत्पादन कर दिया। साथ ही साथ बेकर जो है उसने कितने का उत्पादन कर दिया? 200 रुपये का। ठीक है, ये तो हो गया कुल उत्पादन। उसमें से जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, किसान ने तो 0 रुपये का, यानी बीज उसका घर का ही था, कहीं से खरीदा नहीं, तो 100 रुपये का 100 रुपये ही उसका जो है वो मूल्यवर्धन हो जाएगा। और बेकर ने क्या किया था? मध्यवर्ती वस्तुएं, 50 रुपये का उसने गेहूं खरीदा था ना, तो 50 रुपये का उसका जो मध्यवर्ती वस्तुएं वो माइनस कर देंगे, तो 100 रुपये का तो आ जाएगा मूल्यवर्धन किसमें? जो किसान ने जो उपजाया है उसका, और साथ ही साथ 150 रुपये किसका आ जाएगा? 200 में से 50 जाएगा तो 150 आ जाएगा मूल्यवर्धन किसका? जो बेकर का। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम देखें तो 100 प्लस 150 पूरा अगर मूल्यवर्धन देखें तो, बाकी अगर फर्म का देखें तो वो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 150। तो इस प्रकार से हमारी नेशनल इनकम कितनी हो गई? अगर एक ही फर्म है पूरी देश में तो वो क्या होगी? 150 रुपये। ठीक है, ये समझ गए मूल्यवर्धन क्या होता है। ठीक है, वैसे यहाँ से अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, मगर यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे पूछ भी सकती है। एक चीज़ तो यहाँ से याद रखना कि नेशनल इनकम को नापने की या उसकी गणना करने की 3 विधियाँ हैं, और उसमें से जो उत्पाद विधि है उससे क्या कहते हैं? उसे वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। कल को वो बोल देगा कि जो वे विधि है उसे वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। और वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं? जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उसको माइनस कर देते हैं जो टोटल उत्पादन है उसमें से। ठीक है, अब है सकल मूल्यवर्धन और निवल मूल्यवर्धन। तो सकल और निवल के बीच में जब भी मैं आपको बोलूं तो आपको क्या करना है? जब जब निवल आएगा उसमें से आप क्या, उसका मतलब है कि आपने सकल में से, सकल उत्पादन जो हुआ, ग्रॉस उत्पादन जो भी हुआ है, जो भी है उस ग्रॉस में से हमने मूल्य ह्रास ऑलरेडी माइनस, जो टूट फूट है, गिसावट है, वो माइनस कर दिया है, इसलिए वो निवल या नेट आ गया है ना। तो यदि हम मूल्यवर्धन में मूल्य ह्रास को शामिल नहीं करते हैं तो हमें सकल मूल्यवर्धन मिलता है ना। यानी कि जो हमने
जो होता है डेप्रिसिएशन उसको शामिल नहीं किया है, तो वो क्या हो गया, वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन या सकल मूल्यवर्धन होता है। और यदि हम उस मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो नेट वैल्यू एडिशन निकल के आ जाता है, यानी निवल मूल्यवर्धन निकल के सामने आ जाता है। बाकी ये सब चीज़ें यहीं पर लिखी हुई है ना। जैसे यहाँ है, मान लीजिए एक फर्म है वो प्रतिवर्ष 100 रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक है, और 20 रुपये वर्ष के दौरान उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है, यानी 20 रुपये उसने कर लिया, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग कर लिया, ठीक है, और 10 रुपये की पूंजीगत खपत उसमें हो गई है, यानी कि डेप्रिसिएशन हो गया है ना। तो फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना होगा, 100 में से 20 माइनस कर दो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो 20 किसका माइनस कर दिया, मध्यवर्ती वस्तुओं का, तो 80 जो है ये तो होगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो गया। परंतु जीबीए तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 80 रुपये। परंतु अगर हमें इसे ग्रॉस से नेट निकालना हो तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन कितना है, 10 रुपये का, तो इसमें से 10 रुपये और माइनस कर देंगे तो 70 रुपये जो है वो नेट वैल्यू एडिशन निकल के अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और वर्ड इस्तेमाल होता है इन्वेंट्री। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है आजकल। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, तो वो अनबिका माल जो फर्म के पास रह जाता है स्टॉक में, वो होता है इन्वेंट्री। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछती है। देखने में इजी लगते हैं, देखने में छोटो लगे घाव करे गंभीर, वो वाली बात हो जाती है ना। एक मिनट, चलिए शुरू कर लेते हैं, इन्वेंट्री को जान लेते हैं। इन्वेंट्री कौन सी बला का नाम है। तो यहाँ से देखो, अर्थशास्त्र में एक भंडार, अर्थशास्त्र में भंडार एक फर्म द्वारा, इन्वेंट्री मतलब होता है भंडार, स्टॉक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया, या इन्वेंट्री का मतलब हो गया एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक रखे बिना जो बेचा गया माल, बिना बेचा गया माल है ना, जो कि कंपनी के पास या फर्म के पास रखा हुआ है, उसे कह देते हैं स्टॉक। मान लीजिए, ऐसे समझिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल जो है उसको कंपनी ने उत्पादन किया, मान लीजिए 100 कोई भी पैकेट, 100 लैपटॉप बना लिए, और 31 मार्च को कायदे से सारे बिक जाने चाहिए थे, परंतु 80 ही बिके हैं 31 मार्च को, यानी 20 अभी भी 31 मार्च को अपने पास हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो 20 है ना, 20 जो नहीं बिका है, कंपनी के पास रह गया, यही स्टॉक है, यही इन्वेंट्री है, इसे स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं, है ना। ठीक है साहब, जिसमें समय के साथ मूल्य वर्धन भी हो सकता है या मूल्य की कमी भी हो सकती है। भाई अगर मार्केट मूल्य बढ़ गया तो उसका कंपनी को फायदा हो जाएगा, और मार्केट मूल्य जो है वो मार्केट प्राइस उसकी कम हो गई तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है ना। तो 1 वर्ष के दौरान फर्म की इन्वेंट्री का परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, 1 वर्ष के दौरान फर्म का जो उत्पादन था कितना था, 100 लैपटॉप बनाया, उसमें से अगर हम वर्ष के दौरान बिक्री कितनी हुई, 80 रुपये की, 80 लैपटॉप की, तो जो 20 आ गया वो क्या आ गया, इन्वेंट्री। इस प्रकार का फॉर्मूला भी यूपीएससी पूछ सकती है। ये सेंटेंस आपको दे देगी कि 1 वर्ष के दौरान एक फर्म की इन्वेंट्री में परिवर्तन को नापने के लिए वर्ष के दौरान जो भी उत्पादन हुआ उसमें से अगर हम फर्म ने जितनी बिक्री करी वो माइनस कर देते हैं तो वो इन्वेंट्री निकल के आ जाती है। अब स्टेटमेंट 1 सही है, सिर्फ 2 सही है, 3 सही है, इस प्रकार के फिर वो खेला खेलेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका बनता है, ठीक है साहब। यही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें मूल्य में अगर परिवर्तन हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गई तो उसको लाभ हो जाएगा, और मूल्य में कमी होगी तो उसको नुकसान हो जाएगा, इस प्रकार का एग्जाम्पल, ठीक है। और इन्वेंट्री में परिवर्तन समय के साथ होता है, इसलिए ये एक प्रवाह चर है। तो इन्वेंट्री जो है वो क्या है, एक स्टॉक, ये फ्लो है, स्टॉक ना होकर फ्लो है। तो इन्वेंट्री में परिवर्तन समय के साथ होता रहता है, इसलिए ये एक प्रवाह यानी फ्लो वेरिएबल है, ना कि स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है। फ्लो वेरिएबल जो वो क्या होता है, जो एक समय अवधि के दौरान होता है। तो जो इन्वेंट्री है उसमें परिवर्तन समय के साथ होता है, इसलिए ये स्टॉक है, इसलिए एक फ्लो वेरिएबल है, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है साहब। जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को पूंजी के रूप में भी माना जाता है, यानी कि जो इन्वेंट्री फर्म के पास रह गई है, जो स्टॉक है वो फर्म की पूंजी है ना। वो कोई नुकसान नहीं है, वो फर्म के पास पूंजी रखी हुई है, फर्म की एक एसेट के तौर पर उससे माना जाता है ना। और एक फर्म के पूंजी के स्टॉक के अतिरिक्त निवेश के रूप में भी उसको जाना जाता है, क्योंकि कंपनी ने जो निवेश किया था वो उसके पास है, लॉन्ग टर्म है ना वो, तो स्टॉक जो है वो, तो ठीक है।
निवेश की 3 प्रमुख श्रेणियां होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री निवेश, एक होता है स्थिर व्यावसायिक निवेश, एक होता है आवासीय निवेश। तो इन्वेंट्री निवेश का मतलब हो गया कि एक वर्ष में किसी फर्म की इन्वेंट्री के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे कहा जाता है इन्वेंट्री निवेश, जिसे फर्म द्वारा किए गए निवेश व्यय के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्वेंट्री निवेश का मतलब इन्वेंट्री के मूल्य में जो वृद्धि हो गई है वो इन्वेंट्री निवेश हो गया। स्थिर व्यावसायिक निवेश का मतलब है फर्म के द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो मशीनरी, कारखाने और भवनों के उपकरणों में निवेश किया जाता है वो स्थिर व्यावसायिक निवेश होता है। क्योंकि ये भवन बना दिया, कारखाना बना दिया, तो वो चल के थोड़ी चला जाएगा कि आज कम हो गया कल बढ़ गया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो वो हो गया स्थिर व्यावसायिक निवेश। एक होता है आवासीय निवेश, ये आवासीय सुविधाओं में जो निवेश किया जाता है वो होता है ना, यानी कि जो आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है वो हो गया आवासीय निवेश। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वेंट्री में परिवर्तन योजनाबद्ध या अनियोजित हो सकता है। यानी इन्वेंट्री में जो परिवर्तन होता है, घटता बढ़ता है, वो नियोजित भी हो सकता है, योजनाबद्ध भी, यानी अनियोजित भी हो सकता है कि बिना प्लान के भी, और प्लान रूप में भी वो हो सकता है ना। इन्वेंट्री का अनियोजित संचय कब होगा? जब बिक्री अप्रत्याशित रूप से कम हो जाती हो। यानी कि बिक्री जो है वो एकदम से, हमें लग रहा था कि भैया 100 के 100 लैपटॉप बिक जाएंगे, मगर 100 लैपटॉप बिके नहीं, कम हो गया एकदम से, मान लो कि 80 बिके, तो ये हो गया इन्वेंट्री का अनियोजित संचय, है ना। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अपेक्षा से अधिक माल नहीं बिक पाता है। इसके विपरीत इन्वेंट्री का अनियोजित कमी कब हो जाएगी? अनियोजित वृद्धि तो हो गई मतलब, और अनियोजित कमी कब हो जाएगी? जब बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए। तो बिक्री जो माना था कि हमने कि 100 ही बिकेंगे, परंतु 120 की डिमांड आ जाए ये बिक्री में अप्रत्याशित रूप की कमी, सॉरी अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेंट्री जो है उसमें कमी आ जाएगी। बस ज़्यादा बिकेंगे तो इन्वेंट्री तो कमी आ जाएगी, है ना ठीक है, जिससे कमी अनुमान से अधिक हो जाती है, यही यहाँ पर है। और सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है, उसमें अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों का कुल सकल मूल्यवर्धन शामिल होता है। तो जो जीडीपी हम गिनते हैं, उस जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में जितने भी फर्म होते हैं, मान लो पूरी अर्थव्यवस्था में एक फर्म तो है ही नहीं है, तो जितनी भी अर्थव्यवस्था में फर्म्स हैं, उन फर्म के द्वारा जो एक साल के अंदर अंदर जितना भी ग्रॉस जीवीए होता है ना, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, उनको जोड़ दिया जाता है, तो वो निकल के आ जाता है जीडीपी, है ना, नेशनल इनकम। वैसे नेशनल इनकम को हम जीएनपी को कहते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम को। ठीक है, अगला आ जाएगा व्यय विधि। व्यय विधि देख लेते हैं। तो अभी हमने देख लिया है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में क्या करते हैं, जितना भी जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है उसको जोड़ लेते हैं, तो हमें जितने भी फर्म्स होते हैं सबका जोड़ लेंगे तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाती है। अब आ जाता है व्यय विधि। व्यय विधि में क्या होता है, एक तो ये सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। ठीक है, इसमें जो उत्पाद होता है उसके मांग पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी मांग पक्ष पर ये केंद्रित होता है। मांग कौन करेगा, हाउस होल्ड से तो मांग करेंगे, है ना, और व्यय कौन करेगा, वही तो करेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए 50 रुपये मूल्य का गेहूं जो बेकर किसानों से खरीदते हैं उसे मध्यवर्ती वस्तु के रूप में गिना जाता है ना। तो 50 रुपये का जो बेकर ने खरीदा गेहूं किसान से, अब बेकर क्या करेगा, उस 50 रुपये से 200 रुपये की ब्रेड उसने बनाई, तो ये 50 रुपये की वस्तु है, ये 50 तो मध्यवर्ती वस्तु ही है उसके लिए। ठीक है, इसलिए ये अंतिम व्यय की श्रेणी में नहीं आता है। अंतिम श्रेणी की वस्तु में कौन आएगा, वो जो 200 रुपये का खर्च लास्ट में होता है वो। इसलिए अर्थव्यवस्था के उत्पादन का कुल मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये बेकर जो है, बेकर द्वारा अंतिम व्यय कर दिया गया, साथ ही साथ 50 रुपये किसान द्वारा अंतिम व्यय कर दिया गया, है ना। इसलिए टोटल कितने आ जाएगा, 250 रुपये जो है वो आ जाएगा जीडीपी इसके अंतर्गत पूरा, है ना। और पहले वाला जो था उसमें किसान बेकर अर्थव्यवस्था के उदाहरण में व्यय विधि का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कुल मूल्य इस प्रकार से निकाला जा सकता है, जो कि नीचे दिया हुआ है। चलिए चल लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें जो अंतिम व्यय होता है ना, उस अंतिम व्यय को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती जो वस्तुओं के उत्पादन में खर्च हुआ उसको हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। तो अंतिम उपभोग में क्या आ गया, सी मतलब कंजक्शन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सॉरी जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जी, प्लस एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इम्पोर्ट, यानी एक्स माइनस एम, ये प्लस कर देंगे, यानी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे, वो इसमें फिर जोड़ देंगे, है ना। इस प्रकार से जो भी राजस्व आता है वो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वो बन के आ जाएगा जीडीपी अपना, या नेशनल इनकम वो निकल के
आ जाती है ना। यहाँ पर जो उपभोग होता है सी, देखिए यहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला यहाँ होता है चिकजम, है ना। तो ये फॉर्मूला चिकजम जो है ये यहाँ पर प्रयुक्त होता है वे विधि जो है इसमें। अब देखिए सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सी के जो अंतिम उपभोग मूल्य है उसमें जो घरेलू फर्मों पर खर्च शामिल होता है ना, वो इसमें शामिल किया जाता है। यानी विदेशी वस्तुओं से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं आ जाएगी, ना सी में ना आई में ना जी में। यहाँ पर विदेशों से रिलेटेड कोई भी खर्च नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ जो भारत में खर्च हुआ इसमें वो सिर्फ इसमें जोड़ा जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सिर्फ भारत की वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट किया गया वो देखा जाएगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी वही दिया जाएगा जो घरेलू फर्मों पर गवर्नमेंट ने खर्च किया है, घरेलू मतलब अपने देश के अंदर ही जो खर्च किया है वो इसमें खर्च शामिल किया जाएगा, है ना। और फिर एक्सपोर्ट के अंदर क्या हो जाएगा, जितना भी एक्सपोर्ट यानी इसमें से कुछ किया हो, इन्वेस्टमेंट विदेशों में कुछ किया हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुछ विदेशों में किया हो, तो जितना भी एक्सपोर्ट हमने किया है वो आ जाएगा यहाँ पर एक्सपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट। उसमें से हम माइनस कर देंगे इम्पोर्ट, कुछ चीज़ों का इम्पोर्ट भी तो हमने किया होगा ना, कुछ वस्तुओं सेवाओं का इम्पोर्ट किया होगा, कुछ का एक्सपोर्ट, तो उस एक्सपोर्ट को में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे, यानी शुद्ध एक्सपोर्ट। ऐसे समझो, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर आओ। देखिए हमने कुछ वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया, वस्तुओं सेवाओं का, मान लीजिए 100 रुपये की वस्तुओं सेवाओं का हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक्सपोर्ट हो गया। बदले में हमने कुछ इंपोर्ट भी तो किया होगा, मान लीजिए हमने 80 रुपये की वस्तुओं और सेवाओं का इंपोर्ट कर लिया, समझ रहे हैं बात। तो शुद्ध एक्सपोर्ट हमारा कैसे निकलेगा, इस एक्सपोर्ट में से यानी 100 रुपये में से हम इंपोर्ट माइनस कर दें तो आंसर कितना आ गया 20, और ये 20 क्या हो गया, ये हमने शुद्ध रूप से एक्सपोर्ट कर दिया, है ना। नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो वो नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाता है, तो जो नेट एक्सपोर्ट है वो इसमें जोड़ देते हैं, है ना। ठीक है, इस प्रकार से जीडीपी क्या निकल के आएगी, सी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए ये ब्रैकेट लगाना यहाँ जरूरी है ना, क्योंकि इस एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस हो रहा है ना। तो ये एक्सपोर्ट शुद्ध एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट वो इसमें ऐड होगा। इस प्रकार से जो पूरा निकल के आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारी जीडीपी निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है साहब, ये हमने देख लिया वे विधि के द्वारा। एक और है वो है आय विधि, तो ये आय विधि भी देख लेते हैं साहब, है ना। तो आय विधि में क्या होगा, मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये जो है ये क्या हो गया, आय। तो इन सब ये चार ही तो चर हैं आय के, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही तो आय होती है इकोनॉमी में, है ना। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है ये आय के चर हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो सारी आय जो लोगों को हुई है वो अगर हम जोड़ दें तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा जीडीपी, यानी कि पता लग जाएगा कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। यानी कि सब लोगों की अगर हम आय जोड़ दें कि एक राम को इतने 100 रुपये, शाम को 100 रुपये, विभीषण को इतने रुपए, किसको भी जोड़ दो आप, तो वो सारी आय अगर जोड़ दें वो कहीं ना कहीं से तो आय हुई ही होगी, है ना। तो अगर आय जोड़ दें तो भी तो जीडीपी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो वही बातें इसमें बताई गई है। जैसे जो भी जो विधि के उत्पादन के जो सभी कारक है, जो मैंने 4 कारक आपको बताए, उनमें जैसे श्रम, पूंजी, उद्यमिता और भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। इनसे जो भी आय होती है उसको जोड़ने पर यह केंद्रित होती है आय विधि। ठीक है, और इसमें अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वेग होता है परिवारों के द्वारा आय जो अर्जित की जाती है, उस वेग का योग और जो परिवारों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसके मध्य के संबंध को स्थापित करती है। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था में जैसे एम जो है वो एक परिवार है, तो डब्ल्यू यानी वेजेस। ठीक है, वेजेस जो है वो किसको, आय मतलब इंटरेस्ट, परिवार द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा वेतन का सकल लाभ के लिए, पी मतलब प्रॉफिट, ब्याज के भुगतान के लिए इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और किराए के लिए रेंट का प्रतिनिधित्व करता है। अरे आप तो यहाँ समझो, पी मतलब प्रॉफिट है, माफ़ कीजिएगा, पी मतलब प्रॉफिट, आर मतलब रेंट, डब्ल्यू मतलब वेजेस। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा अपने पास क्या, जीडीपी। तो जीडीपी इक्वल्स क्या हो गया, वेजेस
जितने भी वेजेस होंगे सम, ये सम सिग्मा का मतलब होता है सम, तो जितने भी वेजेस अपने पास है उस सबको जोड़ दो, प्लस वेजेस को जोड़ दिया। एक आदमी थोड़ी अर्थव्यवस्था में काम करता है, जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके वेजेस को हमने जोड़ दिया साहब। उसके बाद में जितने भी लोगों को प्रॉफिट हुआ, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को, उनका प्रॉफिट जोड़ दिया। फिर जितने भी कैपिटल लोगों ने दिया उसमें इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट को जोड़ दो। फिर जितना भी रेंट मिला है, जितने भी लैंड से, उस लैंड के रेंट को जोड़ दो। अगर ये सारा हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा जीडीपी। तो जीडीपी इक्वल्स वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जोड़ देंगे तो आय विधि के द्वारा जीडीपी जो है हमें प्राप्त हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ें हमने आज देख ली हैं। बाकी के जो चीज़ें हैं, ये कारक लागत, मूल्य लागत, बाजार लागत जो है ना, यानी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है ना, मूल मूल्य क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होती है, मार्केट कॉस्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कल वाले लेक्चर में। आज ये तीनों विधियां हमने देख ली है और भी कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख ली है, ये आपको याद रख लेनी है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, 1 मिनट में हम देख लेते हैं। आज हमने देख लिया है, देखिए 3 प्रकार की हमने विधियां देख ली है जीडीपी को नापने की या नेशनल इनकम को की गणना करने की। 3 विधियां हमने देख ली है, एक प्रोडक्शन मेथड है ना, एक इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। इस प्रोडक्शन मेथड को ही ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन उत्पाद भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन विधि में क्या करते हैं, जितना भी सकल मूल्य उत्पाद जो वर्धन हुआ है, जो वैल्यू एडिशन हुआ है, उस वैल्यू एडिशन को जोड़ देते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाता है। इनकम विधि में क्या होता है, जितने भी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी वजह से जो हमें प्रॉफिट, जो इनकम हो रही है, उनको सबको जोड़ देते हैं हम, है ना। यानी प्रॉफिट जोड़ दें, वेजेस जोड़ दें, इंटरेस्ट जोड़ दें और रेंट को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम आ जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, कंजम्पशन में जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो, ठीक है, वो जो घरेलू एक्सपेंडिचर हुआ है कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया और प्लस एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके जोड़ दें, यानी शुद्ध एक्सपोर्ट जोड़ दें तो हमें एक्सपेंडिचर विधि से क्या मिल जाता है, जीडीपी मिल जाता है, नेशनल इनकम मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने देख ली हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज का लेक्चर है वो हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है ना, जहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। मैं पूरी की पूरी जो ये बुक है इकोनॉमी वाली, वो पूरी की पूरी बुक ही अपने चैनल जो है उसमें डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से इसको पढ़ पाओ एक बार बैठ के। जो मैंने समझाया है उसको एक बार आप बैठ के पढ़ोगे तब वो और अच्छे से आपको समझ में आया। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु, दोस्त, मित्र, सखा कोई है जो यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा हो या कुछ भी नहीं कर रहा हो तो भी आप उसे ये सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि कुछ दो ज्ञान की बात उसे भी मिल ही जाएगी। जो ब्रह्मांड का 0.00 वाला % वाला कुछ भी मेरे पास ज्ञान है वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।